और प्यार हो गया पार्ट 3। आरोही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी दादी के करीब थी। पूरे 2 महीने हो चुके थे। दादी को मेरी बहुत फिक्र हो रही होगी। वहाँ किसी को भी मेरे एक्सीडेंट के बारे में नहीं पता है। सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। वो एक दादी ही है जिनसे मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। एक वही है जो बिना कोई सवाल किए मुझ पर ट्रस्ट भी करेंगी और मेरी बात भी समझेंगी। दादी मेरा साथ ज़रूर देंगी और समझ पाएंगी कि मैंने जो कुछ भी किया वो क्यों किया। आरोही ने धीरे धीरे बिस्तर से उठकर फ़ोन के पास जाने की कोशिश की। उसने अपने घर का नंबर डायल किया और बेसब्री से फ़ोन के उठने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद किसी ने फ़ोन उठाया। क्या मैं दादी से बात कर सकती हूँ? कौन? दूसरी तरफ से एक औरत ने पूछा। मेरा मतलब है, क्या मैं सविता शर्मा से बात कर सकती हूँ? आरोही ने उम्मीद भरी आवाज़ में पूछा। इतने दिनों बाद वो अपनी दादी से बात करेगी, यह सोचकर उसकी खुशी का ठिकाना न था। लेकिन दूसरी तरफ से अचानक रोने की आवाज़ आने लगी। आरोही ने घबराकर पूछा, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? वो अब इस दुनिया में नहीं रही। दूसरी तरफ से चाची ने सिसकते हुए जवाब दिया। ऐसा सुनते ही आरोही के हाथों से फ़ोन फिसलकर गिर गया। वह घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई। वो इकलौता इंसान जिसने उसे इतना प्यार दिया, पाल पोसकर बड़ा किया, जीवन के हर मोड़ पर साथ दिया, हर परेशानी हर दुख से बचाती रही, आज वो ही उसे अकेला छोड़कर चली गई। उसके सामने उसकी सारी दुनिया बिखर गई। वो एक बेजान भूत की तरह न जाने कब तक उसी जगह पर बैठी रही। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिमाग सुन्न पड़ चुका था। कुछ देर बाद नौकरानी दवाई और खाना लेकर आई। आरोही को इस हालत में देखकर उसे अजीब लगा, लेकिन उसने बिना कोई सवाल किए उसे वापस बेड पर लेटा दिया और खाना खाकर दवाई लेने को कहा। लेकिन आरोही कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद थक हार कर नौकरानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन भी आरोही की कंडीशन कुछ बेटर नहीं थी। दादी के इस दुनिया से चले जाने का दुख आरोही के लिए बहुत बड़ा था। दादी ने कैसे उसका साथ छोड़ दिया? उन्होंने तो हमेशा उसका साथ देने का वादा किया था। फिर कैसे वो आरोही को छोड़ गई? आरोही ने अपने आंसू पोंछे और फिर से अपने घर का नंबर डायल किया। हेलो, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरी ग्रैंड मदर सविता जी की बहुत अच्छी दोस्त थी। उनके अचानक इस दुनिया से चले जाने के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्या आप बता सकती हैं? आरोही ने फ़ोन पे पूछा। क्या बताएं बेटा, होने को कौन टाल सकता है? आरोही की चाची ने जवाब दिया। लेकिन हुआ क्या? जहाँ तक मैं जानती हूँ, ऑपरेशन के बाद तो वो बिल्कुल ठीक थी। फिर ये सब कैसे हो गया? आरोही ने हिम्मत जुटाकर पूछा। हाँ बेटा, वो ठीक तो थी, लेकिन थोड़ी कमज़ोरी और उम्र का असर। लेकिन अपनी पोती की लाश देखने के बाद उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वो उसी के लिए तो जी रही थी और आरोही की मौत के बाद उनके पास जीने की वजह ही नहीं रही। आरोही ने इतना सुनते ही फ़ोन रख दिया। दादी के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने के लिए आरोही ने सब कुछ किया, आयशा की बातें मानी, और अब जब वो ही नहीं रही, सब कुछ खोकर आज वो बिल्कुल अकेली हो गई है। चाची की बातें सुनने के बाद उसे समझ में आ गया था कि क्या हुआ। आरोही और आयशा दोनों ही पानी में डूब रही थी, लेकिन अर्जुन ने शायद सिर्फ उसे ही देखा और बचा लिया। आयशा की मौत हो गई और उसकी लाश आरोही के घर पहुंचा दी गई, जिससे सबको ऐसा लगा कि आरोही मर चुकी है और आरोही आयशा की जगह उसके घर पहुंच गई। एक कन्फ्यूजन की वजह से आरोही ने अपनी दादी को खो दिया। काश वो उसे बता पाती, काश वो उनसे एक बार मिल पाती। इस सब की सबसे बड़ी वजह आरोही और आयशा का हमशक्ल होना था, और उस रात उन दोनों ने एक दूसरे की पहचान अपनाई हुई थी। जहाँ एक ने ये सब अपने गलत इरादों को अंजाम देने के लिए किया और दूसरे ने किसी की जान बचाने के लिए। अगले कुछ दिन आरोही ने अपने कमरे में ही चुपचाप बैठकर बिताए। अब उसे सिर्फ अर्जुन का इंतज़ार है, ताकि वो उसे सब कुछ बताकर अपनी दुनिया में वापस लौट सके। रोज़ की तरह आरोही ने नहाने के बाद कपड़े बदलकर अपने कमरे में कोने में मौजूद खिड़की के पास बैठ गई
यहाँ उसे आयशा के कपड़े ही पहनने पड़ते थे, जो कि बहुत स्टाइलिश और छोटे हुआ करते थे। अपने हिसाब से आरोही कुछ ठीक ठाक निकाल कर पहन लिया करती थी। आरोही ने किसी से भी बात नहीं की। वैसे भी उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, सिवाय कुछ नौकरों के जो उसकी पीठ पीछे पता नहीं क्या बातें किया करते थे। एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन अर्जुन की कोई खबर नहीं थी। आज आरोही ने नीचे गार्डन में जाकर खुली हवा में बैठने का फैसला किया। आरोही को बहुत दिन बाद उस माहौल में कुछ अच्छा महसूस हुआ। तभी आरोही की नौकरानी दवा और जूस लेकर आती है। आरोही ने महसूस किया था कि सुधा जी बाकी नौकरों से बहुत अलग थी। वो पूरे दिल से उसका ध्यान रखती थी और हमेशा समय पर दवाइयाँ ला कर दिया करती थी। सुधा जी को देखकर आरोही मुस्काई और कहा, आप कभी मुझे दवाई देना नहीं भूलती ना? सुधा जी ने आरोही को दवाई दी और कहा, ये तो मेरा काम है मैडम। आरोही ने दवाई खाई और ग्लास ट्रे पर रख दिया। सुधा जी ने ट्रे उठाई और जाने लगी। तभी आरोही ने उन्हें आवाज़ दी, आप मेरे साथ थोड़ी देर यहाँ बैठेंगी? सुधा जी ने मुस्काई और साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। ये गार्डन कितना खूबसूरत है और कितनी शांति है यहाँ, आरोही ने चारों तरफ देखते हुए कहा। सुधा जी ने हाँ में सिर हिलाया। आपका नाम सुधा है ना? क्या मैं आपको भी बाकी लोगों की तरह सुधा जी कह सकती हूँ? आरोही ने पूछा। सुधा जी ये सुनकर बहुत हैरान हुई। उन्होंने अपने मालकिन में एक बदलाव महसूस किया था। हॉस्पिटल से आने के बाद से वो बहुत अलग सी लग रही थी। आयशा ने कभी भी किसी नौकर से ठीक से बात नहीं की थी। वो सिर्फ उन पर चिल्लाती और ऑर्डर देती थी। थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उन्हें बहुत इंसल्ट किया करती थी। आयशा मैडम से अच्छे बर्ताव की उम्मीद करना ही फिजूल था। वो एक बिगड़ी हुई अमीरजादी थी, जिसे अपने अलावा और किसी की भी परवाह नहीं थी। सुधा जी का काम आयशा का ध्यान रखना था, जो वो पूरी ईमानदारी से किया करती थी। सुधा जी ने आरोही की तरफ देखा और मुस्कुराई। आरोही बहुत देर से फूलों की तरफ देख रही थी। ये फूल बहुत ही सुंदर हैं, खासकर ये रोज़ गार्डन। कितनी अच्छी खुशबू है यहाँ। हाँ मैडम, अर्जुन सर पर्सनली इन फूलों का ध्यान रखते हैं, सुधा जी ने धीमी आवाज़ में कहा। उन्हें आयशा के सामने कुछ भी कहने में बहुत संकोच होता था, क्योंकि हर कोई उसके गुस्से और सनकी नेचर से वाकिफ था। आरोही मुस्कुराई और जवाब दिया, तभी ये इतने खूबसूरत है।